गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम कल अपनी यूनिट पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने सबसे पहले टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म समवायता के प्रकार पढ़े थे। उसके बाद में हमने कल जो हमारा टॉपिक था वो था एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, यानी कि सममिति के तत्व। और हमने कल 3 सममिति के तत्व पढ़े थे। पहला हमने कल पढ़ा था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममिति के तल। उसके बाद में हमने दूसरा एलिमेंट जो था वो हमने पढ़ा था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष या एक्सिस ऑफ रोटेशन या सममिति अक्ष, ये हमने कल पढ़ा था, सिमेट्रिक एक्सिस। और तीसरा जो एलिमेंट था हमारा, वो तीसरा एलिमेंट अपना था कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि सममिति केंद्र। ये 3 एलिमेंट हमने पढ़े थे। ये 3 एलिमेंट हमने कल डिस्कस कर लिए थे। अब ये तीनों एलिमेंट अगर किसी मॉलिक्यूल में, अगर किसी अणु में अगर ये तीनों एलिमेंट मौजूद होते हैं, जैसे कि कल आपने एग्जांपल लिया था CO2 का, या मैं एग्जांपल ले लूं H2O का, यानी कि ये जो HO2 लिख दिया हमने, H2O का, यानी कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में, इन दोनों अणुओं में कोई ना कोई सिमेट्री एलिमेंट मौजूद है। यहां पर सिमेट्रिक सेंटर मौजूद है, यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी मौजूद है, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें तो तीनों ही मौजूद है और इसमें भी तीनों ही मौजूद है। इसमें C2 एक्सिस है, साथ में इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है और इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कोई भी एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या सममिति का तत्व मौजूद है, वो अणु सममित अणु कहलाता है। यानी कि ये दोनों अणु जो है वो क्या कहलाएंगे अपने? सममित अणु कहलाएंगे। और ये जो सममित अणु जो होते हैं ना, ये सममित अणु की एक खास बात होती है कि इनमें कोई भी ऑप्टिकल गुण नहीं पाया जाता, कोई भी प्रकाशिक गुण, कोई भी प्रकाशिक गुण जो होता है वो नहीं पाया जाता स्टूडेंट्स। यानी कि कहने का मतलब है कि सर, जो आपने कल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बताए थे, जो सममिति के तत्व बताए थे, इन सममिति के तत्वों में से अगर कोई भी एक तत्व अगर मौजूद होगा तो अपना जो अणु होगा वो सममित होगा, और सममित अणु जो होता है उसमें कोई भी प्रकाशिक गुण नहीं पाया जाता। और हम पढ़ रहे हैं प्रकाशिक समवायता, यानी कि हमें वे मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं जिनके अंदर ये तीनों एलिमेंट नहीं पाए जाते। अगर ये तीनों एलिमेंट नहीं पाए जाएंगे तो वो जो मॉलिक्यूल होगा, वो जो अणु होगा, वो क्या होगा? असमित। और असमित अणु होगा, उसमें प्रकाशिक गुण पाए जाएंगे, उसमें कोई ना कोई प्रकाशिक समवायता पाई जाएगी। तो अपने को वो अणु पढ़ने हैं। अब मेरे पास एक टर्म आएगी, वो टर्म है मोलिकुलर क्लियरिटी। मोलिकुलर क्लियरिटी यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं आणविक क्रियलता। जो आणविक क्रियलता है, ये शब्द केयर, इससे बनी है। ये ग्रीक भाषा का एक वर्ड है, और ग्रीक भाषा का ये वर्ड है जिसका मतलब होता है हाथ। हाथ से क्या मतलब है? हाथ से यहां पर क्या संबंध होगा? हाथ से संबंध ये होगा कि जिस प्रकार से अपना जो ये हाथ है, इस हाथ का अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब जो होगा, वो इस हाथ का दर्पण प्रतिबिंब अगर मैं बनाऊंगा तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। बिल्कुल देख लेना, इस हाथ का दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से होगा। और अगर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दूं मैं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रहे हैं क्या? अध्यारोपित होने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अनुरूप है क्या? एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को ढक रहे हैं क्या? जी, ये अंगुलियां तो बिल्कुल एक दूसरे को ढक रही है, लेकिन दोनों अंगूठे जो है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये है कि अगर जिस प्रकार से एक हाथ का दर्पण प्रतिबिंब दूसरे हाथ के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो सकता, उसी प्रकार से अगर किसी अणु का, किसी मॉलिक्यूल का दर्पण प्रतिबिंब उस दूसरे अणु के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो सके, इसका मतलब है कि वो अणु है वो किरेन अणु कहलाता है। और यह गुण जो होता है वो क्या कहलाता है? आणविक किरेलता कहलाता है।
कैसे? पहली बात तो ये कि ये जो तीनों एलिमेंट है वो किसी मॉलिक्यूल में नहीं होने चाहिए। अगर ये तीनों एलिमेंट किसी मॉलिक्यूल में नहीं होगा तो वो असममित अणु होगा, और असममित जो अणु होता है उसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, दर्पण प्रतिबिंब जैसे अभी हाथ वाला एग्जांपल ही मैंने लिया, अगर दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होगा, और अगर अध्यारोपित नहीं हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल, वो अणु जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? किरेल मॉलिक्यूल कहलाता है, किरेल अणु कहलाता है। और इस गुण को हम क्या कहते हैं? आणविक किरेलता या मॉलिक्यूलर किरेलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, कोई एक अपने मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये अपने पास है, और यहां पर हाइड्रोजन CH3, और इधर भी सेम हाइड्रोजन और CH3। अपने पास एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाऊंगा तो वो दर्पण प्रतिबिंब जो होगा वो बिल्कुल इसके अध्यारोपित नहीं होगा। वो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब जैसे ही बनेगा वो बनेगा दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल इसके जैसा ही, लेकिन होगा क्या कि वो इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा। और अगर अध्यारोपित नहीं होगा तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? ये किरेल मॉलिक्यूल कहलाएगा, किरेल अणु कहलाएगा। और इस किरेल अणु की जो ये गुण है, इस गुण को हम कहते हैं आणविक किरेलता। तो ये था अपने पास आणविक किरेलता। एक नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछ लिया गया है आपके कि आणविक किरेलता किसे कहते हैं, समझाइए। तो कुछ नहीं है कि आणविक किरेलता, ये जो शब्द है ये केयर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ग्रीक भाषा में हाथ। यानी जिस प्रकार से अपना हाथ का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो दूसरे हाथ के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो सकता, उसी प्रकार से अगर किसी असममित अणु का दर्पण प्रतिबिंब उस अणु के दूसरे अणु के ऊपर अगर अध्यारोपित नहीं हो रहा है तो वो अणु किरेल अणु कहलाते हैं, और इस गुण को हम क्या कहते हैं? आणविक किरेलता कहते हैं। अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक की, वो है प्रतिबिंब रूप। यानी कि प्रतिबिंब रूप क्या होता है? तो देखिए प्रतिबिंब रूप, हाँ तो देखिए स्टूडेंट, मैं बात कर रहा था कि हम इसके बाद में आणविक किरेलता के बाद में प्रतिबिंब रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब रूप का मतलब क्या है कि अणुओं के ऐसे जोड़े जिसमें किसी एक अणु का अगर हम दर्पण प्रतिबिंब लें और वो दर्पण प्रतिबिंब दूसरे अणु के बिल्कुल जैसा हो। कोई एक अणु का ऐसा जोड़ा कि अगर हम एक अणु का दर्पण प्रतिबिंब ले तो वो दर्पण प्रतिबिंब उस दूसरे अणु के बिल्कुल जैसा होगा, तो ऐसे जोड़े क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब कहलाते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, वो एग्जांपल किसका ले रखा है? लैक्टिक अम्ल का। किस चीज का? लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक अम्ल कहां पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल कहां पाया जाता है? जल्दी से बताइए, लैक्टिक अम्ल कहां पाया जाता है स्टूडेंट्स? बताइए किसमें पाया जाता है? दूध में। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। दूध में जो अम्ल पाया जाता है वो लैक्टिक एसिड। उस लैक्टिक एसिड का मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है कि अगर इस लैक्टिक अम्ल है, ये लैक्टिक अम्ल है, इस लैक्टिक अम्ल का अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूं? ये दर्पण लगा दिया जाए, ये दर्पण लगा दिया जाए। इस लैक्टिक अम्ल का जब हम क्या करेंगे? दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा बनेगा। और अगर इस दर्पण प्रतिबिंब का जो ये मॉलिक्यूल बना है, दर्पण प्रतिबिंब जो बना है, इस दर्पण प्रतिबिंब का जो रूप है वो रूप बिल्कुल कैसा है? वो इस लैक्टिक अम्ल के दूसरे रूप के जैसा है। यानी लैक्टिक अम्ल, इन दोनों के जो दर्पण प्रतिबिंब होंगे, इसका दर्पण प्रतिबिंब इसके ऊपर अध्यारोपित होगा और इसका दर्पण प्रतिबिंब इसके ऊपर अध्यारोपित हो जाएगा। यानी कि ऐसे अणुओं का जोड़ा जिसका अगर हम एक अणु का दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो वो बिल्कुल दूसरे अणु के समान बने, ऐसे जोड़े को क्या कहते हैं? दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। ये था अपना प्रतिबिंब रूप। अब इसके बाद में बात करते हैं हमने स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में। क्या होता है स्टीरियोजेनिक सेंटर या किरेल केंद्र? तो बात करते हैं अपने किरेल केंद्र की। किरेल केंद्र किसे कहते हैं या किरेल कार्बन किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि किरेल केंद्र किसे कहते हैं या किरेल कार्बन किसे कहते हैं, किरेल कार्बन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि किरेल केंद्र या किरेल कार्बन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्या कहते हैं? स्टीरियोजेनिक सेंटर। अगर किसी कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं से जुड़ी हुई हो,
किसी कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़ी भिन्न भिन्न परमाणुओं से जुड़ी हुई हो तो वो कार्बन किरेल कार्बन कहलाता है, तथा ऐसे केंद्र को किरेल केंद्र कहते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई कार्बन है, इस कार्बन की जो चार संयोजकताएं, हमें पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, चार होती है। इस कार्बन की अगर चारों संयोजकताएं हैं और वो चारों संयोजकताएं डिफरेंट परमाणुओं से जुड़ी हुई है, डिफरेंट एटम से जुड़ी हुई है, जैसे कि यहां पर इसकी क्या जोड़ दिया जाए, CH3, यहां पर क्या जोड़ दिया जाए, H, यहां पर क्या जोड़ दिया जाए इसके साथ COOH, यहां पर क्या जोड़ दिया जाए, OH। ये जो कार्बन है अपना, इस कार्बन की जो ये चारों संयोजकताएं हैं, क्या वो चारों संयोजकताएं डिफरेंट नहीं है क्या, ये चारों संयोजकताएं अलग अलग नहीं है क्या? देखिए एक बार इसको, हाँ जी बिल्कुल अलग अलग है। अगर ये चारों संयोजकताएं अलग अलग है तो ये कार्बन जो होगा वो कार्बन क्या कहलाएगा, किरेल कार्बन कहलाएगा, तथा ये ही क्या कहलाएगा, किरेल केंद्र कहलाएगा। ये जो सेंटर है ये क्या कहलाएगा, किरेल केंद्र, और इस कार्बन को क्या कहेंगे, किरेल कार्बन। कौन सा कार्बन होगा ये, किरेल कार्बन होगा आपका। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि जब किसी कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं से जुड़ी हुई हो तो ऐसे कार्बन को किरेल कार्बन कहते हैं, तथा यह केंद्र होता है तो इस केंद्र को क्या कहते हैं, किरेल केंद्र या स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 2-ब्यूटेनॉल है, कार्बन CH3 C2H5 H और OH। क्या है भाई, कितने कार्बन है टोटल, टोटल 4 कार्बन। ये है 2-ब्यूटेनॉल, क्या है, 2-ब्यूटेनॉल। अगर इसकी IUPAC नाम की बात करूं तो क्या है, 2-ब्यूटेनॉल। अब इसमें 2-ब्यूटेनॉल में भी देख लीजिए, ये कार्बन यहाँ किससे जुड़ा हुआ है, CH3 से, यहाँ किससे जुड़ा हुआ है, C2H5 से, इधर किससे जुड़ा हुआ है, OH समूह से, और इधर किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से। यानी कि ये कार्बन है, इस कार्बन की भी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, स्टार लगा दिया जाता है। ये स्टार लगाने का ही मतलब क्या है कि अगर किसी किरेल कार्बन को प्रदर्शित करना है तो हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ये स्टार चिन्ह लगा करके प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार के कार्बन को किरेल कार्बन तथा इस प्रकार के सेंटर को किरेल सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं। तो ये था अपना किरेल केंद्र। अब इसके बाद में बात करते हैं अपने ध्रुवण घूर्णकता की, तो वो अपने कल कवर करेंगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।